गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे और मैं पूरन सिंह ना, आप लोगों का मेरे छोटा सा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग। इसके पहले वीडियो में आप लोगों को एम्पियर के परिपथीय नियम के बारे में बताया था कि एम्पियर के परिपथीय नियम क्या होते हैं, और आज हम लोग पढ़ेंगे उसी एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग। कल का वीडियो में थोड़ा सा बताया भी था इसके पहले वाले वीडियो में कि एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग हम किसी भी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में करते हैं। ठीक, तो चलते हैं। अब आज हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग। हेडिंग करते हैं एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग। इंग्लिश में बोलेंगे एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स एम्पियर सर्किटल लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक, तो देखते हैं पहला अनुप्रयोग। तो पहला अनुप्रयोग हम लोग करते हैं लंबे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, बहुत बढ़िया चैप्टर है ना, बहुत बढ़िया टॉपिक है। इसको निकालते हैं हम लोग। ठीक, देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, लंबे धारावाही चालक तार लेंगे। चलो थोड़ा सा इधर किनारे बनाता हूँ ना, उधर उसका सॉल्यूशन बनाते हैं। एक्स वाई एक धारावाही चालक तार था, इसमें धारा आई बह रहा है। जैसे ही धारा आई बहता है तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र क्या करवा दिए, ये टेढ़ा कैसे बन जा रहा है जी। चलो, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करवा दिए चारों ओर। ऐसा थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा डिजाइनिंग वाला बनाते हैं। चलो, एक्स वाई क्या था, चालक तार था। इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो गया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, आर थी। अब इस बिंदु P है और इसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस प्रकार का व्यंजक को बायो-सैवर्ट के नियम के अनुप्रयोग से निकाल चुके हैं हम लोग ना। लेकिन भाई उससे न निकालें, इससे भी निकाल के देखते हैं। ये भी तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने का अनुप्रयोग है। आंसर मैच करेगा, लेकिन ना ऐसा नहीं कि बायो-सैवर्ट निकाल दिया कुछ और आ गया और एम्पियर के परिपथीय नियम से निकालेंगे तो कुछ और आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है कभी भाई। किसी भी चीज़ का चाहे कोई सा भी मेथड से निकालो, आंसर सेम आएगा। ठीक, तो बायो-सैवर्ट के नियम से हम लोग निकाले हैं अनंत लंबाई का ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। और आज हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम से लंबे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। डायग्राम क्लियर है ना। अब डायग्राम में क्या क्या लिखा जाता है ना, उसको बाद में बताएंगे। पहले इतना डायग्राम समझ लो कि तार था एक्स वाई, उसमें आई धारा बहने के कारण चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। और उस चालक से आर दूरी पर एक बिंदु P था और उसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। और जो बिंदु मानेंगे उसी बल रेखा में ही मानेंगे। और बल रेखा का डायरेक्शन किधर होगा भाई, डायरेक्शन भी देख लेना। डायरेक्शन ज्ञात करने का मेथड पढ़ चुके हैं हम लोग ना। चलो, अब ज़्यादा देर ना करते हुए इसको ख़त्म करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि एम्पियर का परिपथीय नियम, क्योंकि इसी का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। अब वही पता नहीं रहेगा तब कहाँ से बनेगा। एम्पियर का परिपथीय नियम से we know that according to Ampere's law, integrations of B is equal to mu naught I,
किसी को प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, इसको कल ही पढ़े थे पिछले वीडियो में, ठीक है, देख लेना बढ़िया से। ये तुम्हारा है एम्पियर का परिपथीय नियम, इसी का उपयोग करना है, इसीलिए इसको पहले हम लोग लिख लिए समीकरण नंबर 1, इसका भी प्रयोग करना है। इसको यहीं तक अभी स्टॉप करेंगे, अब नया चीज़ यहाँ से चालू करेंगे। अब नया चीज़ क्या सोचोगे, सोचना तो पड़ेगा ना, कहाँ से चालू करें, ठीक, परीक्षा में जाके भूल गए हैं कहाँ से चालू करें, कहाँ से चालू करें, तो भूलना मत, एक मस्त तरीका बता रहा हूँ। देखो एम्पियर का परिपथीय नियम तो इतना होगा ही। अब इसके कारण निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसका उपयोग करके। तो देखना कि इसकी लेफ्ट साइड में क्या है, B.dl, ठीक, तो इस डायग्राम से B.dl का मान निकालो भाई, ठीक है, इस डायग्राम की सहायता से B.dl का मान निकालते हैं, फिर दोनों का कंपेयर कर लेते हैं। जैसे गास का प्रमेय का नियम पढ़ते हो, गास के नियम का प्रयोग में पहले तो गास का प्रमेय जो है हम जानते हैं, फिर उस डायग्राम के थ्रू हम फाई ई का मान निकालते हैं। क्योंकि देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय लेता हूँ, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन था, ये था गास का प्रमेय। अब कोई भी चालक के लिए तीव्रता निकालने के लिए बोल दिया गया, तो उस चालक के अकॉर्डिंग हम उससे गुजरने वाला फाई ई निकालेंगे, एक्स वाई जेड कुछ भी आ सकता है, जैसा चालक रहेगा ना। फिर लेफ्ट साइड फाई ई दोनों एक ही चीज़ के लिए था, तो राइट साइड भी क्या होंगे, इक्वल, वहाँ से ई का मान निकल जाता था। और इसमें जब डायग्राम के थ्रू निकाले थे हम लोग, निकालते हैं तो उसमें ई ज़रूर आएगा, जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तब, तो छोड़ो बात, उसको पढ़ चुके हैं ना। तो दोनों को कंपेयर करोगे तो ई का मान निकल ही जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर करना है। अब आगे चलते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो चित्रानुसार डायरेक्ट कहाँ आते हैं, चित्रानुसार। अब बाकी इसका डिटेल बताऊंगा कैसे करना है। चित्रानुसार यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि अल्पांश मान लेते हैं डीएल लंबाई का ना, और डीएल लंबाई का अल्पांश मानते हैं। और इस जगह जो बल रेखा ऐसे घूम रहा है वामवर्त, तो इस बिंदु पर इसका डायरेक्शन किधर आएगा, इधर आएगा, ठीक, बी का डायरेक्शन उधर आएगा। तो अब क्या करें, तो देखो चित्रानुसार हम देखेंगे कि V.dl इक्वल टू कितना आ रहा है। तो पहले तो फार्मूला को लिखो, चित्रानुसार V.dl। अब V.dl इक्वल टू, इसी को मत छाप देना भाई, वो तो एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार था। अब हम डायग्राम के आधार पर V.dl का मान निकाल रहे हैं, तो इसका एक फार्मूला होता है। V.dl को क्या करेंगे, BdL कोस थीटा ना, ये सदिशों का अदिश गुणा है। देखो समझा ही देते हैं, कितना दिन कंफ्यूज रहोगे। देखो 11वीं में पढ़े होगे, शॉर्टकट में जल्दी से समझाता हूँ। सदिश चैप्टर में पढ़े होगे, सदिश का 2 प्रकार के गुणा होते हैं। अब सदिश का मतलब जिसमें दिशा भी हो, परिमाण भी हो। अदिश में दिशा नहीं होते, जैसे 1 2 3 4 5 6 गिनती पहाड़ा सब क्या है, अदिश है। लेकिन जिसमें दिशा हो वो सदिश कहलाता है। यहाँ पर देखो बी भी सदिश है, क्योंकि इसका दिशा है, देखो वामवर्त, ठीक। डीएल की भी दिशा है, डीएल की दिशा हमेशा देखो जिस दिशा में ऐसे घूम रहे हैं बी का डायरेक्शन, उसी दिशा में छोटा सा अल्पांश मान है, तो उसका डायरेक्शन भी उधर ही होगा जिस डायरेक्शन में बी गया है। तो दोनों के पास दिशा है, दोनों के पास दिशा है, तो दोनों सदिश राशि है। तो अब सदिश का गुणा भाग कैसे होता है, देखो सदिश का गुणा 2 प्रकार से होते हैं। जैसे मान लेते हैं ए और बी 2 सदिश थे ना 11वीं में, अभी अब थोड़े, लेकिन फिर से पढ़ रहे हो ना, क्योंकि तुम लोग को पता नहीं होगा तो सीख लेना। ए और बी 2 सदिश हैं, एरो लगा हुआ है मतलब समझ लेना सदिश है। तो इसका 2 प्रकार का गुणा होता है, एक डॉट गुणा होता है और एक होता है क्रॉस गुणा, ठीक। क्रॉस में गुणा का टाइप रहेगा, डॉट में डॉट। तो इसको बोलते हैं 2 सदिशों का अदिश गुणा बोलते हैं, 2 सदिशों का अदिश गुणा। मैथ वाले अच्छे से जानते होंगे, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, 2 सदिशों का, दोनों तो सदिश ही ना है, तो 2 सदिशों का सदिश गुणा कहते हैं इसको। बस अभी के लिए तुम लोग इतना ही सीखे रहो, ठीक। अब अदिश गुणा क्यों बोलते हैं, सदिश गुणा क्यों बोलते हैं, सीख लेना भाई। इसका गुणा करोगे ना आंसर अदिश आएगा, इसका गुणा करोगे ना तो आंसर सदिश आता है। गुणा दोनों का अलग टाइप से होता है, बस दर्शाते इतना है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना भाई, एक जो मेन चीज़ बताना था तो उसको तो बता ही नहीं रहा हूँ मैं। ए डॉट बी को अगर तोड़ोगे परिमाण के रूप में यानी अदिश के रूप में, तो डॉट हट जाएगा, एरो हट जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस थीटा। लेकिन जब ए क्रॉस बी को तोड़ोगे, ए 11th का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। बस इतना ही है। ये 2 फार्मूला को याद रखना, आगे काम आएंगे। और मतलब समझ लेना कि सदिशों का अदिश गुणा भी होता है और सदिशों का सदिश गुणा भी होता है। इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, ठीक। दोनों का फार्मूला, क्रॉस वाला में साइन थीटा आता है और डॉट वाला में कोस थीटा आता है। तो देखो यहाँ पर डॉट वाला था, एरो हट गया, डॉट हट गया, सब कुछ हट गया, तो कोस थीटा जोड़ना लाजमी है, ठीक, जोड़ लिए। अब देखते हैं कि इसको सोल्व करते हैं।
बी को बी रखते हैं। अब बी का मान मत खोजने लगना कि बी इक्वल टू कितना है ना, वो सब प्रयोग में पढ़े थे। अब तो हम लोग डायग्राम के आधार पर इसका मान निकाल रहे हैं बी डॉट डी एल का। अब कोस थीटा देखेंगे, थीटा पर पूरा खेल बना हुआ है ना। थीटा यहाँ पर किसके किसके बीच, तो मैं कल ही बताया था इसके पिछले वीडियो में जब एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ रहे थे। भले वो लंबा टॉपिक जरूर था, मतलब लंबा समय लग गया था समझाने में, लेकिन वहाँ पर सुने होंगे ध्यान से। तो जो थीटा होता है वो बी और डी एल के बीच का कोण होता है। थीटा जो होता है बी और डी एल के बीच का कोण होता है। तो इस चीज़ को बढ़िया से ध्यान से समझ लिए रहोगे, नहीं तो कहाँ खोजने जाओगे, थीटा नहीं समझ रहोगे तब ना। जो समझ रहे हो तो जानेंगे कि बी और डी एल के बीच का कोण देखो, जो नहीं जान रहे हो वो कहाँ खोजोगे। तो देखो थीटा यहीं पर रहता है, सामने लिखा हुआ बी डॉट डी एल के बीच का कोण। तो देखो बी भी इधर और डी एल भी उधर, एंगल 0, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। एंगल जैसे ही 0 आया तो अब पता होना चाहिए तुम लोग को, डॉट डॉट बार बार लग जा रहा है, बी डी एल कोस 0 का मान 1 होता है, चूँकि कोस 0 इक्वल टू 1, ये सब याद कर लेना भाई। अब बी कहाँ आ जाएगा, बाहर, भाई बी कांस्टेंट है, अंदर में क्या बचेगा, डी एल। कांस्टेंट मतलब जो बदलता नहीं है समय के साथ। डी एल समय के साथ बदलेगा, कैसे बदलेगा, देख के थोड़ा दिमाग चकरा गया होगा, डी एल कैसे बदलेगा भाई समय के साथ। तो यहाँ पर मत देखना, ठीक, इसको आ जाना डायग्राम पर। बी कभी बदलेगा नहीं, बदलेगा, बी जितना रहेगा हमेशा उतना ही रहेगा, धारा का मान अगर सेम है तो। लेकिन डी एल क्या होगा, देखो अभी अल्पांश छोटा सा लिए हैं, यही अल्पांश अब बढ़ेगा तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अल्पांश जुड़ते जाएंगे, क्योंकि अल्पांश का मतलब होता है किसी भी बहुत लंबा पथ का छोटा सा भाग। अब फिजिक्स में पहले अल्पांश का निकालते हैं, और अल्पांश को जोड़ते जाओ, और समाकलन का मतलब होता है अल्पांशों का योग, ठीक। तो सभी को जोड़ेंगे तो फाइनली बनेगा वृत्त, मीन्स वृत्त की परिधि, त्रिज्या कितनी, आर दूरी पर भी है तो त्रिज्या भी आर है। तो अच्छा यहाँ पर काहे रख रहा हूँ। नेक्स्ट बी इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 पाई और आर। ये क्रॉस मल्टीप्लाई मत समझ लेना, ये सदिश वाला, जब दोनों सदिश रहते तब ना। ये तो अब क्या में चेंज हो गया, अदिश में। क्यों, इधर सदिश में था एरो, इस सदिश को अदिश में चेंज करने के लिए तो कोस थीटा जोड़े हैं इंटू में, ठीक। ध्यान रखना अभी भी इस समय का भी ये क्या है, सदिश रूप में नहीं है, अदिश रूप में है ना। यहाँ पर था सदिश रूप में, ठीक। इसी सदिश को तो अदिश बना लिए हैं भाई, कोस थीटा का मल्टीप्लाई करके। क्रॉस वाला रहता तो साइन थीटा में मल्टीप्लाई कर देते, अदिश बन जाता। थोड़ा सा कहानी है फिजिक्स का ये सब। अब क्या करोगे, इसको मिटा देता हूँ ना, नोट तो कर लिए होगे, और नहीं किए होगे तो फिर से वापस जाना वीडियो में, फिर नोट कर लेना। अब देखो ये हो गया हमारा, इधर थोड़ा सा लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा। बी डॉट डी एल इक्वल टू इतना आया है, ये है इक्वेशन नंबर 2। ये था एम्पियर का परिपथीय नियम, और ये आया डायग्राम के आधार पर, ठीक। ये डायग्राम के आधार पर बी डॉट डी एल को सोल्व किए हैं तो इतना आया है। और एम्पियर जो बताया था, बोला था कि बी डॉट डी एल इतना आएगा, म्यू 0 आई आएगा, ठीक। अब हम लोग निकाले डायग्राम के अकॉर्डिंग तो आया इतना, ठीक। तो क्या, तो एम्पियर गलत बोला था क्या, नहीं बोला था। तो एम्पियर जितना बोला ना, बस दिख अलग रहा है, लेकिन दोनों क्या रहेंगे, इक्वल, ठीक है भाई। लेफ्ट साइड इक्वल है, मैथ सोल्व करने जानते होगे, लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड का वैल्यू भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या, तो b इंटू 2 पाई आर। अब डॉट प्रोडक्ट मत समझना ना, जब सदिश रहते तब डॉट प्रोडक्ट ऐसे जनरली के लिए लगा देते हैं ना। अब समझने वाले समझेंगे ना, डॉट का मतलब अगर ये दोनों सदिश रहते तब सदिश गुणा, अदिश गुणा ना, वो तो ऐसे ही जनरल गुणा है, जैसे हम लोग 2 गुणा 4 करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहेंगे इक्वल टू ना म्यू 0 आई। लेफ्ट साइड वाले बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होंगे। तो पहले इसको लिख लिया हूँ, फिर बराबर में इसको लिख लिया हूँ। निकालना क्या है, सुन रहे हो ना, निकालना क्या है, देखो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर b, तो b इक्वल टू पक्षांतर करने सबको आता होगा, b को रख लो, 2 पाई आर इसके साथ गुणा में है तो चला जाएगा भाग में। तो यही तो होता है ना। देखो बायोसॉर्ट के नियम के आधार पर पढ़ोगे तो रूप थोड़ा सा दिखाई देगा अलग, लेकिन सेम रहता है। वहाँ पर क्या था, अगर काटोगे तो इतना आ जाएगा, नहीं काटोगे तो इतना आएगा, 2i/r, ठीक भाई। नहीं अब काट देखोगे तो 2 दूना 4 ऐसे ही ना आ जाएगा। तो इतना कल भी यूज किए थे पिछले वीडियो में, जब एम्पियर का परिपथीय नियम सिद्ध कर रहे थे तो इसको रख रहे थे हम लोग ना, इतना होता है, ठीक। अब एक दिन ना ये सबको याद रखने का तरीका बताऊंगा कि लंबे तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होता है वो म्यू 0/4 पाई इंटू 2 i/r क्यों होता है, और जो वृत्ताकार के केंद्र पर निकालेंगे
ठीक। तो वहाँ पर कितना होता है, तो वहाँ पर क्या होता है म्यू 0 2 पाई आर, वहाँ भी तो 2 2 कट जाता है, तो म्यू 0 आई अपॉन कितना होगा आर स्क्वायर, नहीं जो भी होता है उसको बताएंगे ना, वृत्ताकार के केंद्र पर जितना होता था। तो क्लियर, तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं कि इसमें और कुछ पढ़ने वाली बात है। इसकी निर्भरता देख सकते हैं ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की निर्भरता, तो इसमें नहीं पढ़ेंगे, वो तो निर्भरता बना सकते हो। दूरी के बीच समानुपाती है ना, आई के समानुपाती है, 2 पाई कांस्टेंट है, म्यू 0 तो कांस्टेंट ही है, माध्यम है ना, चुंबकशीलता है म्यू 0, तो यही क्या है व्यंजक है। एक चीज़ और बता देता हूँ, इसको वर्णन कैसे करोगे ना, तो वर्णन करना आसान है, जैसे जैसे बनाए रहते हैं ना वैसे वैसे ही लिख देते हैं। क्या क्या किए थे, पहले XY एक चालक तार माने थे, तो मान लेना कि माना XY एक चालक तार है जिसमें I धारा बह रही है, और I धारा बहने से उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक, तो हो गए ना। फिर क्या लिखोगे, चालक से r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक। बाकी आ जाना, चूँकि हम जानते हैं we know that according to एम्पियर सर्किटल लॉ दिस ना, बाकी इसको क्या करोगे सोल्व कर लोगे, ओके। और अगर बढ़िया लगता होगा तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि जितने भी वीडियो डालूँगा सब देख पाओगे तुम लोग।